Yes, you have read right. The topic which I will discuss today is that how to become a lecturer through Punjab Public Service Commission. आपने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया, लेक्चरर की पोस्ट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, एंड नाउ यू आर कंफ्यूज्ड कि मैं कौन सा कंटेंट फॉलो करूं, कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करूं, व्हाट शुड आई स्टडी, कौन कौन सी हेल्पिंग बुक्स मेरे लिए अच्छी होंगी और किन बुक्स को पढ़ के मैं अच्छा स्कोर हासिल कर सकता हूँ। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स अच्छी हैं और कौन कौन सी बुक्स आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकती हैं। मार्केट में डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट पब्लिशर्स की। ये सब बुक्स एमसीक्यूज बेस्ड होती हैं, लेकिन आपने फर्स्ट स्टेप पे इन बुक्स को फॉलो नहीं करना। इन बुक्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आप सारा अपना मैट्रिक, एफएससी, बैचलर्स, मास्टर्स जो भी आपने सिलेबस कवर करना है आप उसको कवर कर चुके हैं। उसके बाद सिर्फ आप अपना नॉलेज चेक करने के लिए कि आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल अगर एमसीक्यूज हैं तो आप उनको आंसर कर पा रहे हैं या नहीं, तब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका ख्याल है कि आप इन बुक्स को लेके इनमें जो एमसीक्यूज दिए गए हैं उनको याद कर लेंगे और उनमें से एग्जैक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अच्छा, तो हेल्पिंग बुक्स को फॉलो नहीं करना, तो अब हमने करना क्या है? रिमेंबर, पीपीएससी नेवर रिकमेंड्स एनी हेल्पिंग बुक्स। कोई भी बुक जो है पीपीएससी रिकमेंड नहीं करता कि आप इस बुक को फॉलो करें तो आपको सक्सेस मिलेगी। पीपीएससी क्या कहता है कि आपका मैट्रिक, एफएससी, बैचलर्स, मास्टर्स जितना भी सिलेबस है वो आपका सारा सिलेबस इंक्लूडेड है। लेकिन ये सारा सिलेबस एक कहने की बात है, इतना ज़्यादा सिलेबस कवर करना आपके लिए 1 महीने में या 2 महीने में भी पॉसिबल नहीं है। तो आपने वर्क स्मार्टर करना है इंस्टेड ऑफ वर्क हार्डर। तो हम किस तरीके से स्मार्टर कर सकते हैं कि आपने लेनी है सबसे पहले अपनी मैट्रिक की बुक्स जो भी आपसे रेलिवेंट है। लेट्स से आप केमिस्ट्री के हैं तो अपने केमिस्ट्री की जो मैट्रिक क्लास में आपने बुक्स पढ़ी थी, 9th और 10th में पढ़ी थी, उनसे स्टार्ट करना है। उनको चेक करें कि उनमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। देन मूव टूवर्ड्स द बुक्स एट इंटरमीडिएट लेवल। यही वो बुक्स हैं जिनमें से आपका एटलीस्ट 70% पेपर आना है। इन बुक्स को अगर आप अच्छे से कवर कर जाते हैं तो आप इंशाल्लाह टेस्ट काफ़ी हद तक क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि इन्हीं बुक्स से पे आपने डिपेंडेंट रहना है। आप थोड़ा सा अपना बैचलर्स और मास्टर्स का कोर्स रिवाइज ज़रूर करें, लेकिन ये वाली बुक जो है ये आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आपने सिर्फ इनको खोला, पेजेस शफल कर लिए, टॉपिक्स देख लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सिर्फ हेडिंग्स देख के सिर्फ समझ जाते हैं, मतलब ये समझ सकते हैं कि ये वाला टॉपिक तो मुझे आता है, इसमें मेरी अच्छी ग्रिप है। आपने हर लाइन रीड करनी है। जो साइड पे टेबल्स दिए हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, टिडबिट्स होते हैं, या जो भी एक्स्ट्रा लाइन भी लिखी हुई है वो आपने रीड कर लेनी है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपने बीएससी को सिर्फ गो थ्रू करना है और मास्टर्स को भी सिर्फ गो थ्रू करना है। लेकिन जो इंटरमीडिएट है इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ ग्रेजुएट लेवल पे ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि जूलॉजी और बॉटनी। इन केसेस में आप लोगों को मास्टर्स और बैचलर्स लेवल की बुक्स भी रीड करनी पड़ेगी। लेकिन इन केसेस में भी आधा आपका जो है मास्टर्स और बैचलर्स लेवल का सिलेबस आता है और आधा आपका एफएससी से आता है। तो एफएससी इस केस में भी आपने अजवर कर लेनी है। यही वजह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि टीचर्स हैव हायर चांसेस टू बिकम लेक्चरर्स देन फ्रेश ग्रेजुएट्स। व्हाई टीचर्स ओनली? क्योंकि वो जब पढ़ा रहे होते हैं मैट्रिक को और एफएससी लेवल स्टूडेंट्स को, तो उनका नॉलेज रिफ्रेश हो चुका होता है। वो जब बच्चों को पढ़ाते हैं ऑब्वियसली उनको अपना लेक्चर प्रिपेयर करके जाना पड़ता है, वो उन सारी चीज़ों से गो थ्रू हुए होते हैं, और जब उनके सामने कोई भी ऐसा लेक्चर का टेस्ट आता है तो उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती एज़ कम्पेयर टू द वन हु इज़ नॉट इन द टीचिंग प्रोफेशन और द वन हु इज़ अ फ्रेश ग्रेजुएट। तो अब फ्रेश ग्रेजुएट्स क्या करें? फ्रेश ग्रेजुएट्स अब कहेंगे कि भाई हमें भी तो जॉब चाहिए, सिर्फ जो अगर टीचर्स थे उन्हीं को तो जॉब नहीं चाहिए। फ्रेश ग्रेजुएट्स भी क्वालिफाई करते हैं टेस्ट, लेकिन रेशो जो है उनकी टीचर्स के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए ये है कि वो कम से कम 1 महीने या 2 महीने पहले तैयारी शुरू करें। तैयारी उसी तरीके से शुरू करें कि अपने सबसे पहले जो मैट्रिक की बुक्स हैं उस सब्जेक्ट की सिर्फ, जैसे फिजिक्स की है, अगर आप फिजिक्स लेक्चर फिजिक्स के लिए आपने अप्लाई किया तो मैट्रिक की सिर्फ आपने गो थ्रू करनी है, क्योंकि जो मैट्रिक का सिलेबस है वो बहुत ही बेसिक है, उसमें से आता नहीं है। लेकिन ये है कि वो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
जो मैट्रिक में आपको कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं वही बाद में जाके एफएससी में उनको मतलब बढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहले जो आपकी 10, 9, 10 की बुक्स हैं उनको अच्छे तरीके से देख लें कि उनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और उनमें से हर चीज़ थॉरली रीड कर लें। उसके बाद एफएससी पे आए। एफएससी में से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, एफएससी हो गया, एफए हो गया, और अंडरस्टैंड करने हर चीज़ों को, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट ले लेना है क्योंकि सवाल हमें नहीं पता, क्योंकि स्टेटमेंट तो आनी नहीं है। कोई भी किसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन के आ जाना है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, तो वो आपने हर चीज़ का कॉन्सेप्ट ले लेना है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट इशू आता है स्टूडेंट्स को वो ये होता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं। तो जी मार्क्स तो 40% होते हैं, लेकिन रिमेंबर कि नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग इस तरह से होती है कि अगर आपका एक भी रॉन्ग आंसर मार्क हो गया है तो उसके आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। यही वजह है कि अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि हमारा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ, हम तो 80 मार्क्स देंगे, लेकिन जब उनका स्कोर सामने आता है तो 35, 40 इतने मार्क्स आए हुए होते हैं। उसकी वजह यही है कि कोई जितना भी एक्सपर्ट होता है अपनी फील्ड में, उसके बावजूद उसकी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती हैं, कोई ना कोई चीज़ वो मिस्टेकनली कर ही देता है, तो उसकी वजह से उनका जो स्कोर है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो जी 40% मार्क्स आर द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट्स। अब नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि जिसके 40% मार्क्स आ गए, क्या वो इंटरव्यू में अपेयर हो जाएगा? नो, ये हमेशा नहीं होता। 40% मार्क्स इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि 40% से ज़्यादा मार्क्स देने वालों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्या करते हैं कि जितनी पोस्ट हैं, लेट्स से 5 सीटें हैं, तो जो टॉप 25 बच्चे होते हैं वो उनको बुला लेते हैं। 5x जितनी भी सीट्स हैं, अगर 10 सीटें जो टॉप के 50 बच्चे होंगे वो उनको बुला लेंगे। हाँ, कुछ केसेस में ऐसे होता है कि टेस्ट पास करने वाले मैं उनको कह रही हूँ जिनके 40% से अबव मार्क्स हैं, उनकी वो काफ़ी कम होते हैं, उनकी तादाद बहुत कम होती है। वो खुद ही मतलब 30 लोग थे और सीटें 10 थी, तो फिर उन 30 के 30 को बुला लिया जाता है। लेकिन अगर टेस्ट ईजी था, ज़्यादा लोग उसको क्वालिफाई कर गए हैं, तो फिर ऐसा नहीं होगा। फिर सिर्फ जो टॉप बच्चे होंगे, टॉप जितने भी सीट्स हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करके उतने टॉपर्स को इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ टू नेल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यूज़। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक और इंशाल्लाह लेक्चर प्रिपेयर करूँगी, तो स्टे सब्सक्राइब्ड। गुड लक।